Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back with the current affairs analysis for 16th of January 2024. सिंपल रीज़न क्यों आज इंडियन एक्सप्रेस हम देख रहे हैं, इसका रीज़न है कि हिंदू जो है आज नहीं छपता है बिकॉज ऑफ पोंगल एंड संक्रांति. ठीक है, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सवालों के साथ. रिक्वेस्ट आपसे केवल इतनी रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. लाइक ज़रूर करेगा, मेहनत की जाती है आप लोग के लिए, तो उसको थोड़ा सा आप फीडबैक के रूप में एक लाइक या कमेंट कर सकते हैं, है ना, एज अ जेस्चर ऑफ थैंक्स, सो दैट वी विल वेटिंग फॉर दैट. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ. पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क. किसको डार्क स्काई पार्क के रूप में डेजिग्नेट किया गया इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व? ऑप्शन है काजीरंगा, तड़ोवांदरी, पेंच, सरिस्का. अगर बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ. आंसर है सी, पेंच टाइगर रिजर्व. पेंच टाइगर रिजर्व को इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क के रूप में डेजिग्नेट किया गया है. एशिया का ये 5th है, इंडिया का पहला रहेगा डार्क स्काई पार्क. ठीक है ना. और ये लोकेटेड कहाँ पर है? ये 2 स्टेट्स में आता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में. तो जो टाइगर रिजर्व वाला पार्ट है वो महाराष्ट्र में आता है. इट इज़ द फर्स्ट डार्क स्काई पार्क, याद रखेगा. ठीक है ना. एंड डार्क स्काई प्लेस जो सर्टिफिकेशन होता है वो फोकस करता है लाइटिंग पॉलिसी के लिए, डार्क स्काई फ्रेंडली रेट्रोफिट्स, आउटरीच, एजुकेशन, मॉनिटरिंग ऑफ द डार्क नाइट स्काई, ताकि लाइट पोल्यूशन ना हो, है ना. ऐसी जगहों पे लाइट पोल्यूशन ना हो. दूसरे सवाल पे आते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अटल सेतु. 2 स्टेटमेंट्स हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन द वर्ल्ड. दूसरा कह रहा है इट इज़ लोकेटेड इन मुंबई. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. नाउ द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी, 2 ओनली. दूसरा स्टेटमेंट ही सही है, पहला गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि जो सबसे लॉन्गेस्ट वर्ल्ड का है वो हांगकांग जुहई मकाऊ ब्रिज है. ठीक है ना. 55 किलोमीटर की लेंथ है उसकी. अटल सेतु की लेंथ 22 किलोमीटर की है. मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इसको कहा जाता है. और ये कनेक्ट करता है सेवरी जो कि मुंबई में है, टू चिरले जो कि महाराष्ट्र मेनलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ रायगढ़, नई नवी मुंबई. तो ये शेवरी से चिरले को कनेक्ट करता है. सेवरी मुंबई एंड चिरले इन नवी मुंबई पार्ट, है ना, याद रखिएगा. तीसरे सवाल पे आते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन अमृत. अमृत ऑपरेशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट एम्स टू कर्व द इलीगल ट्रेड ऑफ टिम्बर इंक्लूडिंग रेड सैंडर्स. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन. अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नन. दोनों ही स्टेटमेंट गलत है. पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये इलीगल ट्रेड ऑफ टिम्बर को नहीं रोकना चाहता. अमृत एक्चुअली में केरला गवर्नमेंट का स्टार्ट किया गया प्रोग्राम है जो कि टैकल करना चाहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को. याद रखिएगा, अमृत का फुल फॉर्म है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ. ठीक है ना. एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ. तो इसमें ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इस सबको रोकना इसका एम है, केरला गवर्नमेंट का है. स्टार्ट करते हैं फ्रंट पेज की पहली बड़ी न्यूज़ के साथ. आपको दिख रही होगी अपार्ट फ्रॉम फॉग व्हाट एल्स इज बिहाइंड द डिलेज एट दिल्ली एयरपोर्ट. तो हम सबसे पहले ये शुरू करते हैं. पहले आपको बेसिक बता दूं मैं. न्यूज़ ये है कि अगर आप केवल संडे की बात करें, संडे और मंडे को, तो लगभग दिल्ली एयरपोर्ट में 508 आउटबाउंड फ्लाइट्स डिले हुई हैं और 414 इनबाउंड फ्लाइट्स डिले हुई हैं. मतलब कि लगभग टोटल 922 फ्लाइट्स में डिले देखने को मिला था, है ना. एंड लगभग 130 के आसपास जो फ्लाइट्स हैं देवर कैंसल्ड. ठीक है ना. 130 फ्लाइट्स कैंसल्ड एंड 922 इंक्लूडिंग इनबाउंड एंड आउटबाउंड फ्लाइट्स दे वर डिलेड. अब ऑब्वियस सी बात है, जो फर्स्ट रीजन फॉर दिस इज द डेंस फॉग, है ना. इट हैज हिट द ऑपरेशन, डेंस फॉग हैड हिट द ऑपरेशन. लेकिन केवल यही एकमात्र रीजन है, एक टेक्निकल रीजन भी है और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा नॉलेज और इन्हेंस होगा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, हर जो एयरपोर्ट होता है उसमें जो रनवेज होता है, रनवे मतलब जहाँ पे फ्लाइट पहले जाती है फिर उसे वहाँ से उड़ती है ना. रनवे में पहले ट्रेवल करती है फ्लाइट फिर उड़ती है. तो जो रनवे होता है ना, हर रनवे लो विजिबिलिटी पे काम नहीं करता है. कुछ रनवेज होते हैं जो स्पेशली लो विजिबिलिटी में काम करने के लिए बनाए जाते हैं और इनको हम बोलते हैं ILS कैट 3B कंप्लायंट रनवेज. ठीक है ना. ये लिख लो आप लोग, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना. तो एज यू कैन सी इट हेयर, यू कैन फाइंड दैट यहाँ ये लिखा ना, दिल्ली एयरपोर्ट हैज़ 4 रनवेज
ऑफ विच 2 आर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS CAT 3B कंप्लायंट। 3B मतलब यहाँ पे रोमन का 3 लिखा है, तो ILS CAT 3B कंप्लायंट अगर आपसे कोई पूछे क्या है, तो ये ऐसे रनवेज होते हैं विच आर इक्विप्ड टू हैंडल एयरक्राफ्ट इन एक्सट्रीमली लो विजिबिलिटी। दे आर द रनवेज विच आर इक्विप्ड टू कैरी आउट द लैंडिंग एंड अदर ऑपरेशंस इन एक्सट्रीमली लो विजिबिलिटी। तो 2 ही रनवेज ऐसे हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे जो कि लो विजिबिलिटी में काम करते हैं। अब दिक्कत क्या थी कि एक इनमें से जो रनवे था जो कैट 3B कंप्लायंट था ILS इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, उसमें से एक तो ऑलरेडी वर्किंग नहीं था, मेंटेनेंस में चल रहा था, ठीक है ना, तो ऑलरेडी दैट वाज इन मेंटेनेंस, तो यहाँ पे ऑपरेशन कोई हुआ नहीं है ना। तो एक रनवे जो लो विजिबिलिटी वाला था वो भी नहीं काम कर रहा था, तो एक तो फॉग द रीज़न था ही, लेकिन जो उसका सोल्यूशन था वो भी काम नहीं कर रहा था। इसके अलावा जो दूसरा कैट 3B कंप्लायंट रनवे था उसमें भी एक प्रॉब्लम चल रही थी, एक एंड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो मतलब उसका केवल दूसरा एंड ही अवेलेबल था ऑपरेट करने के लिए, और चूंकि विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी इसलिए वो भी ऑपरेट नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 थिंग्स, है ना। अब एक दिक्कत क्या होती है, जैसे एक कैस्केडिंग इफेक्ट यहाँ पे ऑथर ने बताया, तो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है कि जैसे मान लो एक फ्लाइट है जो मुंबई से दिल्ली आएगी और फिर दिल्ली से मुंबई जाएगी। अब ऑब्वियस सी बात है अगर वो फ्लाइट आने में लेट होगी तो जाने में भी लेट होगी, है ना, और उसके कारण जो उस रनवे पे या उस रूट पे आने वाली दूसरी जो फ्लाइट्स हैं वो भी लेट हो जाती हैं। ट्रेन्स में ऐसे ही होता है ना कि मान लो एक ट्रेन सही टाइम पे चल भी रही है पर उससे आगे आने वाली ट्रेन अगर लेट थी तो पीछे वाली भी ऑटोमेटिक लेट हो जाएगी। तो ये जो होता है ये कास्केडिंग इफेक्ट कहलाता है, दिस इज नोन एज द कैस्केडिंग इफेक्ट। तो यही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे बताई है कि किस तरीके से वो होता है। और ऑब्वियस बात है अगर आप कोरियर डिलीवर कर रहे हैं, मान लो अगर आप एक घर में लेट पहुंचेंगे तो फिर आगे आप जितने घरों में जाएंगे कोरियर डिलीवर करने सब में लेट ही पहुंचेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि दूसरे में आप जल्दी पहुंच जाएंगे अनटिल अनलेस कुछ दूसरा तरीका बनाया जाए। तो कास्केडिंग इफेक्ट भी ऑथर ने यहाँ पे बताया है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब यहाँ पे एक ऑथर ने कंसिक्वेंस में एक और टेक्निकल चीज़ बताई है, वो भी हम देख लेते हैं। तो जब क्या होता है फ्लाइट अगर डिले होगी तो जो पायलट्स और केबिन क्रू होते हैं उनका FDTL एक्सीड हो जाता है। FDTL क्या होता है, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, लिख लो इस चीज़ को, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन वो टाइम है जिसके बाद एक फ्लाइट क्रू को और पायलट को ऑपरेट नहीं करने दिया जाता टिल दे हैव एडिक्वेट रेस्ट, ठीक है ना। अब हो सकता है कि फ्लाइट्स लेट हो गई 10 घंटे और 15 घंटे लेट हो गए तो उनका FDTL वो एक्सीड कर जाए, तो दैट कैन बी वन ऑफ द रिपरकशन ऑफ दिस। एंड जो DGC है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, उसने काफ़ी ज़्यादा भी स्ट्रिक्ट कर दिया है कि FDTL कंप्लायंस तो आपको बनाने मतलब फॉलो करना ही करना है, क्योंकि फटीग जो है इट इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर इन द एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, फटीग नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, लेटेस्ट डेटा ऑन इन्फ्लेशन क्या कहता है। तो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन के डेटा की बात चल रही है तो हम एक एक करके देख लेते हैं। CPI इन्फ्लेशन होता क्या है, तो CPI इन्फ्लेशन इज़ नथिंग बट द रेट ऑन इन्फ्लेशन कंज्यूमर फेसेस। तो जो इन्फ्लेशन कंज्यूमर फेस करता है कंज्यूमर के प्राइस में, ठीक है ना, तो वो कहलाता है आपका रिटेल इन्फ्लेशन, या फिर जो इन्फ्लेशन हम मेनली कैलकुलेट करते हैं। हालांकि एक दूसरा भी होता है जो होलसेल रेट पे होता है, उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, बट जो कंप्यूटेशन किया जाता है इंडिया में अकाउंटिंग पर्पस से वो CPI होता है। तो CPI कौन कैलकुलेट करता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर एक बॉडी है NSO करके है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि ये चीज़ कैलकुलेट करती है। और ये CPI अर्बन, CPI रूरल, बहुत अलग अलग मतलब वैल्यूज़ इसकी कैलकुलेट की जाती हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो एट ऑल इंडिया लेवल पे अगर हम करेंटली CPI का बास्केट देखें तो लगभग 299 आइटम्स है इसके पास। एंड इसके अलावा इसका जो बेस ईयर है वो 2012 है, 2012, मतलब कि जो बेस प्राइजेस ले जाते हैं 2012 के प्राइजेस, उसी को बेस ईयर बोलते हैं। मतलब अगर आपको इन्फ्लेशन देखना है कि महंगाई बढ़ी है कि घटी है तो आप किसी रेफरेंस पॉइंट से देखेंगे ना कि इस साल इतनी थी तो अभी इतनी है, तो इसका जो बेस ईयर है वो 2012 है, ठीक है ना, तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि ये कितने जगहों पे सर्वे किया जाता है, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है मिनिस्टर ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, उसके अंदर जो ये मंथली कैलकुलेट होता है, और मंथली प्राइस डेटा जो कैलकुलेट होता है वो 1181 गाँवों से आता है और 1114 अर्बन मार्केट्स अक्रॉस द कंट्री, वहाँ से ये डेटा कलेक्ट होता है, उसके बाद ये निकाला जाता है CPI। अब CPI के 6 मेन कंपोनेंट हैं।
6 कंपोनेंट्स आर देयर एंड इनके सबके डिफरेंट वेट्स हैं, ठीक है। और पहला जैसे कि फूड एंड बेवरेज हो गया, तो ये हो गए, इसमें पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। देन क्लोथिंग हो गया, तीसरा हो गया फुटवेयर हो गया, फिर हाउसिंग हो गई, फिर फ्यूल एंड लाइट हो गया, देन मिसलेनियस हो गए जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। तो सारे अलग अलग वैरायटी में दिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो वेटेज मिलता है वो फूड आर्टिकल्स को मिलता है। याद रखिएगा, अगर CPI में आपसे पूछो कि हाईएस्ट वेटेज किसका है, तो फूड आर्टिकल्स का सबसे ज़्यादा वेटेज है। 54% ऑफ द टोटल ये फूड आर्टिकल्स को जाता है। एंड सेकेंड बिगेस्ट जो कंपोनेंट है वो मिसलेनियस, जो एजुकेशन हेल्थ ये वाला पार्ट है, वहाँ जाता है, ठीक है ना। फूड कैटेगरी सबसे ज़्यादा है। अब क्यों है सबसे ज़्यादा फूड कैटेगरी? क्योंकि इंडिया में जो एक हाउस होल्ड है, सबसे अधिक खर्चा जो करते हैं ना, वो खाने पीने में ही करता है सबसे अधिक। तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ा जो वेटेज होगा वो उसी का होगा, ठीक है। तो अभी ईयर ऑन ईयर अगर निकाला जाए तो इन्फ्लेशन रेट जो है इट स्टार्टेड राइजिंग डाउन, मतलब राइजिंग अप। तो अब अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में अभी करें, लास्ट का डेटा दिसंबर वाला, तो अब थोड़ा बढ़ने लगा। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, देख यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है ना, पहले घट रहा था, यहाँ पे देखो देखो, लेट मी शो यू, लेट मी ड्रॉ इट। यहाँ पे देखो घट रहा था, लेकिन अब यहाँ पे ये राइजिंग ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, और 4.87% में पहुँच गया, तो बढ़ के 5.69 पहुँच गया है। और एक ग्राफ से भी एक चीज़, एक डेटा आप दिमाग में रखना कि जो ग्राफ है वो देखो कैसा है, ऐसा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, मतलब ना कॉन्स्टेंटली कोई चीज़ बढ़ी है ना कॉन्स्टेंटली कोई चीज़ घटी है। तो अगर UPSC आपसे पूछता है इस तरीके की चीज़ें, तो वहाँ पर आप बता सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली जो न्यूज़ है वो है दार्जिलिंग ज़ू की, जो कि स्नो लेपर्ड को मतलब वहाँ पे डेवलप करने में, या कहना चाहिए कि वहाँ पे उनके उनके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। एंड यहाँ पे दार्जिलिंग का जो ज़ू है, इसका नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। तो इसका लोकेशन याद रखना, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। कहाँ पर है ये दार्जिलिंग में है। एंड नाउ इट हैज़ मेड हेडलाइन फॉर सक्सेसफुली ब्रीडिंग 77 स्नो लेपर्ड्स। याद रखेगा, 77 स्नो लेपर्ड्स को सक्सेसफुली ब्रीड किया गया है एंड सिंस 1980s। एंड दिस प्लेसेस द दार्जिलिंग जू नेक्स्ट ओनली टू न्यूयॉर्क ब्रॉन्क्स जू। तो न्यूयॉर्क का एक जू है ब्रॉन्क्स जू, जिसके बाद दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर कहना चाहिए आपको देखने को मिला है। इस बार हाईएस्ट नंबर है ये न्यूयॉर्क जू के बाद पद्मजा नायडू का, ठीक है ना। तो न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स जू में लगभग 80 लेपर्ड्स को किया गया था, यहाँ पे आपका लगभग 60 लेपर्ड्स को किया गया। तो दैट इज़ अ गुड थिंग, दैट इज़ अ गुड अचीवमेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ऑथर ने बताया कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं जूस को फॉर ब्रीडिंग। तो पहला है कि दे नीड टू एलिमिनेट ऑल द स्ट्रेस ट्रिगर्स। किसी भी तरीके का स्ट्रेस ट्रिगर नहीं होना चाहिए, एंड किसी भी तरीके का स्ट्रेस जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, स्ट्रेस को अगर आप दूर करेंगे तब जा कर के ब्रीडिंग होती है। पहला तो सबसे बड़ा स्ट्रेस ट्रिगर्स को दूर करना है। दूसरा ऑथर ने यहाँ बात की है कि देयर आर जेनेटिक बॉटलनेक्स एज वेल। कभी कभार जेनेटिक्स भी काम करना शुरू कर देती है। और क्या होता है, जब रीजन किसी स्पेसिफिक रीजन में जाते हैं तो हो सकता है कई बार उनके पॉपुलेशन कोलैप्स कर जाए। क्यों? क्योंकि वो अपनी जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन नहीं कर पाते, जेनेटिक वेरिएशन को लूज़ कर देते हैं। तो दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीज़न, जिसको कि मतलब जो आपके कंट्रोल में है नहीं है, अगर कंट्रोल में है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इन ऑर्डर टू कंट्रोल। तो जेनेटिक एक तो रीज़न हो गया, दूसरा रीज़न आपका लोकेशन का रीज़न हो गया, तीसरा रीज़न आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो स्ट्रेस ट्रिगर्स हैं वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। याद रखिएगा, जो स्नो लेपर्ड होता है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो पैंथेरा उनसिया होता है, और ये वल्नरेबल है एज पर द IUCN। तो ये कुछ फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगली न्यूज़ मूव करते हैं। अरुण योगीराज रामलला आइडल टू बी इंस्टॉल्ड। अयोध्या ट्रस्ट ने कंफर्म कर दिया कि जो राम मंदिर में जो मूर्ति रहेगी दैट विल बी श्याम रंग या डार्क कलर्ड रामलला आइडल रहेगा। एंड इट विल बी स्कल्प्टेड ऑन कृष्ण शैल। कृष्ण शैल मतलब कि ब्लैक स्टोन, और ये ब्लैक स्टोन पे बनाए गए हैं। और ये मैसूरू बेस्ड स्कल्पचर है। अरुण योगीराज हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर इंस्टॉलिंग दिस इन द गर्भगृह, सैंक्टम सैंक्टोरम जो है आपका गर्भगृह में, वहाँ पे ये इंस्टॉल किए जाएंगे। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ये आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं।
आगे मूव करते हैं, आप मेरे साथ बढ़ सकते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिन्हें हमको डिस्कस करना है। तो ट्रेड डेफिसिट हिट्स 3 month लो, ईजिंग कमोडिटी प्राइजेज रिड्यूसेस इम्पोर्ट बिल। अब देखो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ट्रेड डेफिसिट मतलब सिंपल सा कुछ नहीं है, आपका एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट है, ठीक है ना। आपने एक्सपोर्ट कितना किया और आपने इम्पोर्ट कितना किया। अब अगर ये आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है, अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो आपको ट्रेड सरप्लस होगा, ट्रेड सरप्लस होगा। अगर आपका एक्सपोर्ट लेस देन इम्पोर्ट है तो आपको ट्रेड डेफिसिट होगा, ठीक है ना। अब हम इम्पोर्ट ही बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ऑयल हमारे यहाँ इम्पोर्ट होता है, ये सारी चीज़ें मेनली जो बिल होता है वो ऑयल का होता है, ठीक है ना। अभी इंडिया का जो अभी रिसेंटली हमने देखा है, अभी पिछले 3 महीने का डाटा यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सा बढ़ा है ना, लगभग 1% आपका बढ़ा है। एंड जो इम्पोर्ट है वहाँ पे बिल थोड़ा घटा है, ठीक है ना। इम्पोर्ट बिल थोड़ा घटा है, एक्सपोर्ट हमारा थोड़ा इंक्रीज हुआ है, और इसी कारण से जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट हमारा घट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और यही ट्रेड डेफिसिट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है आपके करंट अकाउंट डेफिसिट का, और करंट अकाउंट डेफिसिट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेड डेफिसिट। और अगर ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा कम होता है तो आपका अब सीधे सीधे करंट अकाउंट डेफिसिट कम होने लगता है। तो अगर ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है इसका मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हो रहा है, तो ये आप याद रख सकते हैं, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक जो ऑथर ने बताया कि चीज़ें कि क्यों हमारा एक्सपोर्ट उतना नहीं बढ़ पाया, हालांकि बढ़ा है लेकिन उतना नहीं बढ़ पाया। उसका रीज़न ये है कि अभी भी बहुत सारे रीजन्स हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, वेस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, इन सब जगहों पे स्लो डाउन चल रहा है। हाँ, ग्लोबल स्लो डाउन, ऑब्वियस सी बात है, डिमांड कम है। क्यों? एक तो यूरोप में वॉर चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है यूरेशिया वाले पार्ट में, तो दैट इज़ वन मेजर रीज़न। दूसरा, इजराइल में वॉर चल रहा है ना, इस कारण से ट्रेड रूट्स जो रेड सी वाला रूट है पूरा, वो पूरा ब्लॉक्ड है ना, रेड सी का रूट पूरा ब्लॉक हो गया है, तो वहाँ से भी दिक्कत हो रही है। तो हालांकि और ज़्यादा बढ़ सकता था, लेकिन ये अभी इतना ज़्यादा पोटेंशियल पर नहीं बढ़ पाया बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज एंड बिकॉज ऑफ द जो हमने अभी देखा रिसेंटली की वॉर, ट्रेड टेंशन, ग्लोबल स्लो डाउन, और कंट्रीज़ कई कंट्रीज़ प्रोटेक्शनिज्म भी कर रही हैं, है ना। उसी न्यूज़ को आगे बढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है क्राइसिस कैन इम्पैक्ट इंडिया एज 80% एक्सपोर्ट टू यूरोप टेक्स प्लेस वाया रेड सी। हमारा जो 80% यूरोप को ट्रेड होता है वो रेड सी के थ्रू होता है, और यही सी कारण से रेड सी की जो शिपिंग क्राइसिस है, शिपिंग क्राइसिस क्यों है? क्योंकि वहाँ पे अटैक हो रहा है, हाउदीज उसमें अटैक कर रहे हैं रेड सी वाले रीजन पे, है ना। ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। तो रेड सी रीजन जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा बिल्स को बढ़ा रहा है, डिले भी हो रही है, प्लस हमको लॉन्गर रूट लेना पड़ रहा है, इस कारण से वो भी हो रहा है। तो दिस इज अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये दोनों न्यूज़ एक साथ याद रखना, ठीक है। इंडिया का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रेट डाउन टू 11.28% इन 2022-23 फ्रॉम 29% इन 13-14। तो हमारा जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, अभी हालांकि दो होते हैं ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एक नेशनल निकलता है, एक ग्लोबल निकलता है। याद रखिएगा, जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो नीति आयोग निकालता है, तो उसमें हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, ठीक है। नीति आयोग कैसे निकालता है? नीति आयोग एक्चुअली कंसीडर करता है लगभग 12 डिफरेंट इंडिकेटर्स को। 12 इंडिकेटर्स आर बीइंग कंसीडर्ड इन दिस, एंड ये 12 इंडिकेटर जो है इसमें 3 कैटेगरी में आते हैं। ये पॉवर्टी होता है, ठीक है ना। 3 ब्रॉड डायमेंशंस कौन कौन से होते हैं? एक होता है हेल्थ, दूसरा होता है एजुकेशन, तीसरा होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन्हीं 3 के अंदर ये 12 अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग की बात चल रही है। एक ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी होता है जिसको OPHI यानी कि ऑक्सफोर्ड पॉलिसी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्लस UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम निकालते हैं। उसमें 20 इंडिकेटर होते हैं। लेट मी शो यू। सर यहाँ पे ये देख लो, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आप देख सकते हैं। इसमें आपका हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही होता है, और इसमें अलग अलग चीज़ें, फिर न्यूट्रिशन होता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी होता है, एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस होता है, ठीक है ना। तो ये 4 हो गए आपके, 10 होते हैं इसमें। फिर लिविंग स्टैंडर्ड में आपके 6 होते हैं अलग से। एक कुकिंग फ्यूल होता है, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसेट्स, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ग्लोबल, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। OPHI प्लस UNDP निकालता है, ठीक। इंडिया का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें इंप्रूवमेंट जो है, दैट्स अ वेरी गुड साइन, ये भी आप याद रखिएगा। अगली न्यूज़ है फिनटेक SRO के रिगार्डिंग। अब ये फिनटेक SRO क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आप याद रखिएगा, सितंबर में RBI ने कहा था जो फिनटेक्स हैं वो इस्टेब्लिश करें अपना खुद का SRO, ठीक है ना। फिनटेक्स के लिए
आरबीआई ने कहा था कि प्लीज़ आप लोग मिल करके एक एसआरओ खुद बनाइए, ठीक है ना। अब बात आती है एसआरओ क्या होता है। तो एसआरओ एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, नॉन गवर्नमेंट होता है। इट सेट्स एंड इन्फोर्सेस द रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ एंटिटीज इन द इंडस्ट्री मेंबर्स। मतलब जो एसआरओ जिस सेक्टर का रहेगा उसके जो मेंबर्स रहेंगे उनके लिए सेट्स ऑफ रूल और इन्फोर्स करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहता है वो एसआरओ का रहता है, ठीक है ना। एसआरओ का रूल रहता है। अब एसआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए गवर्नमेंट नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट नहीं, क्योंकि सेल्फ रेगुलेटरी है ना। एंड यही इसका एसआरओ का ही काम रहता है कि रूल्स बनाए, इन्फोर्स कराए इंडस्ट्री में, प्लस कंज्यूमर कस्टमर्स जो हैं उनको बचा के रखे, एथिक्स को प्रमोट करे, क्वालिटी को प्रमोट करे और प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करे, ठीक है ना। एंड आरबीआई ने ये कहा था कि अगर आप एसआरओ की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो उसको इंडिपेंडेंट रखेगा, इम्पार्शियल रखेगा, है ना, और किसी भी मेंबर का इन्फ्लुएंस उस पर ना हो, ये मेक श्योर करिएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। फिनटेक में क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं एक बार वो भी डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों से। तो फिनटेक में एक्चुअली ये चीज़ें आती हैं जिसमें आप बजटिंग ऐप्स हो गए, मोबाइल पेमेंट ऐप्स हो गए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जो चलने वाली चीज़ें हैं, रोबो एडवाइजर्स हो गए, ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग हो गई, पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए। तो इसमें क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड एप्लीकेशन है, डिजिटल वॉलेट, क्रिप्टो करेंसी, इन सब का यूज़ करते हैं, वो सारे फिनटेक में आते हैं, ठीक है। जैब इन टाइम, अब यहाँ पे बात चल रही है कि अभी वैक्सीन में एक नई चीज़ इंक्लूड होने वाली, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड होने वाली। गवर्नमेंट ने कहा है कि वो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन, जो पैपिलोमा वायरस से बचाने वाली वैक्सीन है, उसको इंक्लूड करने वाले हैं। सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है, दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू इंक्लूड दैट इन द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। एंड दिस विल बी इनॉकुलेटेड एट गर्ल्स इन द एज ग्रुप 9 to 14, 9 से 14 साल की लड़कियों को ये दोनों डोज इसमें दे दिया जाएगा। एंड दिस इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग द वुमेन इन इंडिया। याद रखिएगा, सर्वाइकल कैंसर इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग द वुमेन इन इंडिया, जो कि अफेक्ट करती है मिडिल एज्ड वुमेन को, याद रखिएगा। एंड इंडिया कंट्रीब्यूट्स टू 1/5 ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। और इसका मेन कॉज क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और कुछ और फैक्टर्स भी, जैसे कि लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, लो इम्यूनिटी स्टेटस, जेनिटल इन्फेक्शंस, स्मोकिंग एक्सेट्रा, दे ऑल्सो फैसिलिटेट, बट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न। एंड ऑथर ने भी कहा कि क्या होता है कि कई बार ये लेट डिटेक्ट होता है तो दिक्कत होता है, मैनेज नहीं हो पाता, लेकिन अगर आपने इसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया तो इसको आप मैनेज कर सकते हो। प्लस अगर आप वैक्सीनेशन दे देते हो तो वो बहुत ईजिली आप उसको ट्रीट कर सकते हो। एंड सर्वाइकल कैंसर इज द ओनली नॉन कम्युनिकेबल डिसीज दैट कैन एक्चुअली बी एलिमिनेटेड विद द पोटेंशियल टू मेक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.4। तो एकमात्र ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है जो कि एक्चुअली आप एलिमिनेट कर सकते हैं बाय यूजिंग वैक्सीनेशंस एंड ऑल, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन द लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज जो होती हैं, LMICs, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको करें। तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहले स्क्रीनिंग आप करें। स्क्रीनिंग में विजुअल स्क्रीनिंग भी हो सकती है, या HPV टेस्ट भी किए जाते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्ट भी किए जाते हैं, और इन दोनों के थ्रू आप इजीली इसको मतलब स्क्रीन कर सकते हैं। इसके बाद आप वैक्सीन एंड ऑल, ऑब्वियसली बात है, वैक्सीन अगर आप प्रॉपर देना तो ये बहुत कम चांसेस है कि आपको ये होगा, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और प्लस नई चीज़ें टेस्टिंग हो रही है अच्छी, प्लस अभी ये भी हो रहा है कि वैक्सीन भी अब सिंगल डोज वैक्सीन भी आ जाएगी इसकी, है ना। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब का जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है डेवलप इन द मेडिकल फील्ड, वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब एलिमिनेट करने में मददगार साबित हो सकती हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you. Have a nice day.